नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने कुछ दर्रे पढ़ लिए थे। आज ग्लेशियर्स देखेंगे, पठारी क्षेत्रों को देखेंगे और प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों को देखेंगे। अगर समय मिलता है, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा आज का, अगर समय हम लोग को मिलता है तो हम लोग मैपिंग आज देख लेंगे, नहीं तो फिर कल के लेक्चर में हम सारा कंप्लीट मैपिंग देख करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने दर्रे पढ़ लिए थे। तो आप लोग चलो बता दो, 3-4 क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ ओरली, इसके बारे में आप लोग बता देना। कि पहला बता दो कि जेलेपला जो है दर्रा वो कहाँ पर है। ठीक है, उमिंगला जो है वो कहाँ स्थित है और उसके बारे में क्या विशेषता है, ये भी बता दीजिए। ठीक है, फिर अगला बताइए कि माना, नीति, लिपुलेख, ये तीनों दर्रे कहाँ स्थित हैं। इसके साथ आप बताओ मुझे कि जेमू जो ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है। ये भी पढ़ाया नहीं, हो सकता है आज पढ़ाऊँ। तो जेमू ग्लेशियर के बारे में आप लोग बताइए कि कहाँ स्थित है। और आखिरी सवाल है तुजू दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, कोशिश करिए कि इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हिमरेखा और हिमनद। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। जहाँ पर जरूरत होगा वहाँ पर मैं मैपिंग के माध्यम से आपको चीज़ें बताऊंगा, मतलब सेल्फ मैप खींच करके। और यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर आपको 3 मैप इस समय मिल जाएंगे। एक रिवर सिस्टम का मिल जाएगा, पॉलिटिकल इंडिया का मिल जाएगा और उसके साथ में एक इंडिया का मैप भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों मैपों का पीडीएफ प्रिंट आउट निकलवा करके, फोटोकॉपी करवा करके, या फिर जैसे भी कर सकते हो। अगर आप लोग छाप सकते हो उसको हाथ से तो फिर उसको और मैप्स में छाप लेना पेजेस पे, और फिर जितनी चीज़ें ज्योग्राफी में पढ़ाई जाती हैं सबकी मैपिंग करते रहिए साथ में। तो हिम की जो निचली सीमा होती है उसे ही हिम रेखा कहते हैं। हिम की निचली सीमा का मतलब क्या हुआ कि जहां से बर्फ बनना स्टार्ट हो रहा है। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल और स्थानीय स्थलाकृतियों में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा अलग अलग होती है। क्या बता रहा है कि ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड, चूंकि लैटिट्यूड डिफरेंट होता है, कोई आपके 10 डिग्री का लैटिट्यूड है, कोई डिफरेंट लैटिट्यूड है, कोई 30 डिग्री होगा या अलग अलग लैटिट्यूड्स है। ठीक है, फिर रिलीफ यानी कि उच्चावच, ऊंचाई अलग अलग होती है। अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेशन यानी कि वहाँ पर जो जमाव है ना, प्रिसिपिटेशन जो है जैसे तलछटीकरण कह सकते हो, या बूंद बनने की प्रक्रिया जो है वो अलग हो सकती है। स्लोप और लोकल टोपोग्राफी अलग हो सकती है, और स्नो लाइन इसीलिए डिफरेंट होती है हिमालय के अलग अलग पार्टों में। लेकिन औसत हिमरेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर लगभग 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के क्षेत्र में 4500 से 6000 मीटर में पाई जाती है। कि एक अगर एवरेज आइस लाइन की बात करोगे तो 5500 से 6000 मीटर आपकी पाई जाती है और उत्तरी भाग में, और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में अगर देखा जाए तो वो 4500 से 6000, मतलब कुल मिलाकर के जैसे आइस लाइन होती है 4000 पर। ठीक है, लेकिन अब एग्जैक्टली इसमें ये क्या कह रहा है कि उत्तरी भागों में कुछ डिफरेंट है और दक्षिणी भागों में कुछ डिफरेंट है। तो औसत हिमरेखा कितनी मीटर में मानेंगे? 5800 मीटर, और पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। कि पश्चिमी हिमालय की जब बात करेगा, ठीक है, जैसे ऐसे पूरा पश्चिमी हिमालय की ये बात करेगा तो आप इसमें 5800 का आंसर टिक कर सकते हो मीटर में, और जब पूर्वी हिमालय की बात करेगा तो आप 4300 का टिक कर सकते हो आंसर में। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बता दी गई। आगे चलते हैं तो काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य के हिमालय में 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बर्फीले क्षेत्रों से ढका है। तो पहले आइस लाइन बताया, फिर बर्फीले क्षेत्रों को बता रहा है, और अब यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स को बताएगा। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, जिससे कि पहाड़ ढके होते हैं। तो कह रहा है कि हिमालय के प्रमुख हिमनद जो हैं वो महान हिमालय और परा हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। हिमनद क्या है? इसी ग्लेशियर्स को हिमनद कहता है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं। लघु हिमालय के पास जब आओगे तो उसमें थोड़े छोटे छोटे ग्लेशियर पाए जाएंगे, जबकि पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। मतलब अवशेष मिलने का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसी स्टेट में मिलेंगे कि पहले कहीं वहां पर हिमनद रहा होगा। ठीक है, अवशेष मिल रहा है। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है। तो ये एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो क्या है। तो इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं कि द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल इज सोना पानी। तो हिमनद को ही ग्लेशियर बोल रहे हैं। तो सोना पानी याद रखेंगे, जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्र घाटी में मिलती है। अब ये चंद्रा घाटी क्या है? तो चंद्रा और भागा वहाँ पर 2 रिवर है। ये जब रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी बस याद रख लो, लाहौल और स्पीति घाटी के चंद्रा जो रीजन है वहाँ पर पड़ती है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकार के हिमनद पाए जाते हैं, जिसमें सियाचिन काफ़ी बड़ा है, 76.67 किलोमीटर है। अब आप एक बात और आपको बता रहा हूँ कि काराकोरम और महान हिमालय के आसपास में इतने बड़े ग्लेशियर्स पाए जाते हैं जितने कि वर्ल्ड में केवल और केवल जो है आपकी
आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं, मतलब इतने बड़े ग्लेशियर और कहीं नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या क्या है, हिस्पार है, बियाफो है, बाल्टोरा है और ससाइनी है। तो नाम आपको अगर अजीब लग रहा हो, पहली बार अगर आप लोग सुन रहे हो, तो याद कर लीजिए कि सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, बाल्टोरा, ससाइनी। अभी आगे चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये काराकोरम और जो आपके महान हिमालय उसके आसपास पाए जाते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर है एक, इसका भी नाम याद रखिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। उसका नाम है चौराबाड़ी। यानी कि जब आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने जाओगे तो जो भी उसके उत्तरी साइड में ग्लेशियर आपको दिख रहा है, मतलब बर्फ से ढकी जो चट्टानें दिख रही हैं, वो जो बर्फ है मोटी, उसी का नाम है चौराबाड़ी ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान पर 4 किलोमीटर जो मंदिर की दूरी है वो 4 किलोमीटर उत्तर मतलब दक्षिण साइड में पड़ेगी। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघलने से एक झील का निर्माण हुआ है जिसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जा रहा है। मिलाम कहाँ पड़ता है, तो मिलाम जो है कुमायूं क्षेत्र में पड़ता है। ये भी एक ग्लेशियर है। इसी से शारदा या काली गंगा नदी का उद्गम होता है। तो आप कई बार देखे होंगे कि जब भी शारदा, जिसको काली गंगा कहते हैं, इसका उद्गम पढ़ रहे होगे तो आप हमेशा बोलते होगे मिलाम ग्लेशियर, ठीक है ना। चलो अगला हम लोग देखने वाले हैं। ग्लेशियर में बता रहा है सियाचिन बड़ा या ससाइनी ग्लेशियर। तो इसमें कई सारी चीज़ें दी हैं। सीधे हम लोग टेबल के पास पहुंचते हैं जहां पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। देखिए पहले हम लोग इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। इसकी अलग भी मैपिंग कराऊंगा, अभी इसमें देख लीजिए कि देखिए सियाचिन ग्लेशियर एक काफ़ी बड़ा ग्लेशियर। आप देखते होगे कि सियाचिन में जो है भारत के सैनिक रहते हैं, तो इतना ऊपर का क्षेत्र है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। अब एक घटना छोटी सी बताता हूँ। एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति था जो कभी एक बारी पढ़ रहा था मुझसे, तो वो बताता कि अगर सुबह में ट्रक जानी होती है सर, तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रक के नीचे मतलब जो उसका वो होता है जहाँ डीजल वाला टैंक होता है उसके नीचे आग जला के रखते हैं, ठीक है। मतलब एक दो घंटे पहले आग जलेगी तो फिर वो जो डीजल होता है ना वो जम गया होता है, तो वो लिक्विफाई होगा और लिक्विफाई होने के बाद फिर ट्रक चलना स्टार्ट होती है। तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर बाल्टोरो ग्लेशियर आपको दिख रहा है, ठीक है, बियाफो ग्लेशियर दिख रहा है और हिस्पार दिख रहा है। तो तीनों को मार्क कर लेंगे कि यहाँ पर दिखता है आपका सियाचिन, ठीक है। बाल्टोरो की पोजीशन ये है, बियाफो की और आपकी पश्चिम क्षेत्र में पड़ती है और हिस्पार इस साइड में। मतलब ऐसे अगर 1 2 3 मार्क किया जाए तो आप बता लोगे कि बाल्टोरा, बियाफो और हिस्पार, ठीक है। और यहाँ पर है सियाची और इसके नीचे है द्रांग द्रुंग हिमानी, ठीक। तो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको हाईलाइट भी कर दिया हूँ। फिर मिलाम ग्लेशियर जो मैंने अभी आपको बताया कि उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये इसकी स्थिति यहाँ पर है। इसके नीचे कई सारी है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है अलग, उसमें गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर प्रमुख है। गंगोत्री आपको पता है गंगा नदी का उद्गम है और यमुनोत्री से यमुना निकलती है। यहाँ पर है संतोपथ ग्लेशियर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि संतोपथ से कौन सी रिवर निकल रही है। आंसर देने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, केवल शाबाशी मिलेगी। चलो फिर यहाँ पर पिंडारी और कुछ लिखा हुआ है। पिंडारी और इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, बस ये जानना है जेमू ग्लेशियर काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। ये कहाँ का ग्लेशियर है, तो ये पड़ता है आपके सिक्किम के इलाके में, ठीक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, सियाचिन पढ़ लिया, बाल्टोरो पढ़ लिया, बियाफो पढ़ लिया, हिस्पार पढ़ लिया। एक बार आप लोग भी साथ में बोलिए, सियाचिन बोलिए, सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार। ये सब कहाँ पढ़ रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के इलाके में पढ़ रहे हैं। फिर आप जब उत्तराखंड में आओगे तो पड़ेगा मिलाम, मिलाम के बगल में पड़ेगा गंगोत्री, यमुनोत्री और संतोपंथ, ठीक है। तो संतोपंथ जो है, सतोपंथ जो है वहां से अलकनंदा निकलती है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक करिएगा, मैं बता देता हूं आंसर लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। और लास्ट है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में पड़ता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर टेबल बना हुआ है, ध्यान से ग्लेशियर्स के नाम जो टॉप के ग्लेशियर हैं जिनको मैं हाईलाइट करूंगा उनका नाम याद रखेंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है काराकोरम में, बियाफो पाया जाता है काराकोरम में, हिस्पार पाया जाता है काराकोरम में, बाल्टोरो पाया जाता है काराकोरम में, ठीक है, चोगोलुंगमा पाया जाता है काराकोरम में, ठीक है। फिर आपका इंपॉर्टेंट आता है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में पाया जाता है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में पाया जाता है, थोड़ा बहुत हिस्सा नेपाल में पाया जाता है। ससाइनी भी पाया जाता है काराकोरम में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सियाचिन, बियाफो और हास्फेट। क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा है, यानी कि लंबाई जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर आती है पठारी स्थिति। तो भारत में कहाँ कहाँ पठार पाए जाते हैं, पहले जानना है कि पठार होते क्या है। तो टेबल टॉप जैसी स्थिति होती है, जैसे मेज का ऐसे ऊपरी सिरा होता है ना, थोड़ा और चौड़ा बनाना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। ये जो मेज का ऊपरी सिरा होता है, पहाड़ क्या होता है, अगर इसी पे ऊपर ऐसे होता तो इसको हिल बोलते, लेकिन जब इसका इरोजन हो जाता है, ठीक है, या अपक्षय कह सकते हो, तो टेबल टॉप जैसी स्थिति होती है, मतलब फ्लैट टॉप, बिल्कुल प्लेन सतह, तो इसको बोलते हैं आपका पठार।
ठीक है। अब बता रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है, काफ़ी पहले हुई है। तो कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ये भी मैंने आपको बताया कि जितना प्रायद्वीपीय भाग आपका इंडिया का पड़ता है, ठीक है, जितना प्रायद्वीपीय भाग इंडिया का पड़ता है, ये सब क्या है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये सारा मतलब ये पूरा बीच का, ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक। और ये जो पार्ट है गोंडवाना लैंड का, भारत इतना जितना मैंने कलर कर दिया है, काफ़ी पुराना है। कब का है? कार्बोनिफेरस युग का है। तो इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है, ठीक है, लोकेशन के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। तो लोकेशन पहले देख लेते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा ये है। ये छोटा नागपुर से कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। छोटा नागपुर मतलब उसका नाम है। छोटा नागपुर में बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं और जितने भी पठार होते हैं बेसिकली उसमें मिनरल्स या खनिज चीज़ें बहुत प्रचुरता से पाई जाती हैं। फिर ये मालवा का पठार। मालवा का पठार हमने देख लिया था कि अरावली पर्वत श्रेणी के दक्षिण में पड़ता है और विंध्याचल के आपका कह सकते हो उत्तर साइड में पड़ता है। तो मालवा का पठार ये हो गया। तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार और महाराष्ट्र का पठार मिला करके हम लोग इसको डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं, यानी कि दक्कन का पठार। इन तीनों को ऐसे मिला देते हैं, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। फिर दंडकारण्य का क्षेत्र पड़ता है। दंडकारण्य का क्षेत्र ये वाला पड़ता है, ठीक। तो दंडकारण्य के क्षेत्र में, तो दंडकारण्य क्षेत्र में जो है दोस्तों, ये नक्सलाइट्स जो एक्टिविटी है, नक्सल गतिविधियां हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि दंडकारण्य का क्षेत्र पहले तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है और 2-3 स्टेट्स की बाउंड्री लगती है कि वहाँ पर छत्तीसगढ़ भी है, आंध्र प्रदेश भी है और बगल में आपका उड़ीसा भी है। तो वहाँ वो लोग रहते हैं, तो किसी एक स्टेट पुलिस जो है या उनको थोड़ा पकड़ना भी मुश्किल होता है। इस तरह का क्षेत्र है। इधर पड़ता है मेघालय का पठार, जिसको कार्बी एग्लोंग भी बोलते हैं, और ऊपर पड़ता है लद्दाख का पठार, ठीक है। इधर पड़ता है काठियावाड़ का पठार। तो एक बारी हमने मैपिंग देख ली, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थियरी पढ़ना, ठीक है। तो थियरी में क्या देख रहे हैं हम लोग कि कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना लैंड का पार्ट था जो आपका प्रायद्वीपीय एरिया है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पड़ता है? तो झारखंड के रांची में पड़ेगा, यानी कि मुख्यतः झारखंड में है। पहले ये चीज़ समझ लेनी है। रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों में पड़ता है और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पड़ता है। तो देखिए दोनों में महत्वपूर्ण क्या हुआ? महत्वपूर्ण हुआ ये कि क्या छोटा नागपुर का विस्तार पश्चिम बंगाल में है या नहीं है, ठीक है। तो पहला हो गया टिक कि हाँ है, और है तो किस जिले में है? तो पुरुलिया जिले में पड़ता है। उसके अलावा झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों में भी पड़ता है, ठीक। फिर आता है कि कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर नदी हो गई, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिस्टेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। तो ये भी याद रखना है कि कब ऐसा माना जाता है कि जो भी आपका दक्षिणी क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने बताया कि मिनरल्स पाए जा रहे हैं, ये सब बनते हैं आपका ज्वालामुखी उद्गार के बाद, ठीक है। तो ज्वालामुखी उद्गार कब हुआ? तो वो हुआ आपका क्रिटेशियस युग में, ऐसा माना जाता है। देखिए एक बात और बता रहा हूँ कि जो अपना अफ्रीका है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप, पहले मानते हैं कि भारत जो है वहीं पर सटा हुआ हिस्सा था वो, ठीक। तो जब वहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता था तो भारत में भी पड़ता था, मतलब तात्कालीन भारत जो उस समय का था। और फिर जब भारत वहाँ से टूट करके ऊपर की ओर फ्लोट करता है तो वो चीज़ें आज भी देखी जाती हैं, क्योंकि भारत में तो वहाँ पर कोई ज्वालामुखी के प्रमाण है नहीं कि प्रायद्वीपीय भारत में कहीं पर ज्वालामुखी के प्रमाण हो, तो वास्तविकता में तो ऐसा है नहीं। तो बहुत वर्ष पहले यानी कि क्रिस्टेशियस युग में जब भारत उसका पार्ट था तो वहाँ पर ज्वालामुखी के उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था और दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो आपको ये भी पता है कि जो भी ज्वालामुखी से उद्गार होता है, ठीक है, तो उसमें जो भी लावा निकल रहा है वो आपका क्या होता है? बढ़िया बेसाल्ट अग्नेय शैलें होती हैं, बेसाल्ट रॉक होती है, ठीक है। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिस्टेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ होता है और प्रायद्वीपीय भारत में चौड़ी छिछली घाटियां, गोलाकार पहाड़ियां हैं। दक्कन पठार के मुख्य भाग हैं मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार में अधिकतम भागों को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग उस समय पढ़ रहे थे जब हमने देखा था सारी हिल्स, ठीक। तो सपोज करो कि ये मालवा का पठार है जो कि अरावली के दक्षिण में पड़ रहा है और विंध्य के उत्तर में पड़ रहा है, ठीक है। एक सेकंड, विंध्य यहीं पर है, तो विंध्य के उत्तर में पड़ रहा है एक तरीके से, ठीक है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मध्य उच्च भूमि, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड। हमने उस समय भी देखा था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो ये जो उच्च भूमि है पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, यानी कि इधर से जब मालवा का पठार शुरू होता है तो ज़्यादा रहता है और इधर जो है कम हो जाता है। इस तरह से कुछ है कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व में जो है चौड़ाई कम हो जाती है,
ठीक है। फिर कहता है मध्य उच्च भूमि का विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, हालांकि ये सब यूपी में क्लियर होना चाहिए था, अगर हुआ हो तो ठीक। जैसे सपोज करो कि ये यूपी का मैप है, ठीक है, कुछ ऐसा यूपी का मैप है, तो इसको कुछ पार्ट में बांटते हैं। जैसे ये हो गया ब्रज का क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया ये अवध का क्षेत्र बीच का, यहाँ पर हो गया आपका पूर्वांचल, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफ मैप बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, बस मुझे एक्चुअली बघेलखंड और बुंदेलखंड बताना है ना। तो बघेलखंड का इलाका ये हो गया, बुंदेलखंड का इलाका कुछ ये हो गया बुंदेलखंड, ठीक है। तो इस तरह से जो है यूपी में अलग अलग चीज़ें बटी हुई हैं। इसके अलावा भी है बहुत सारा रुहेलखंड है, ऊपर के क्षेत्र में पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी बस रफली जो है बुंदेलखंड ये जान लो और बघेलखंड ये जान लो, इस एग्जैक्टली यही चीज़ें पड़ती हैं, ठीक। तो इन दोनों क्षेत्रों में जो है मध्य उच्च भूमि की ऊंचाई पाई जाती है। और जब भी आप जाओगे झांसी वाले एरिया में जाओ या उधर अगर बघेलखंड जा रहे हो, यानी कि मिर्जापुर सोनभद्र के एरिया में जा रहे हो, तो दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि थोड़ा सा पहाड़ी पठारी टाइप का क्षेत्र है वो। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार जो है वो मध्य उच्च भूमि का भाग है। यानी कि जो हमने अभी मैप में छोटा नागपुर प्लेटू देखा वो किसका भाग है? तो पहले तो दामोदर नदी बह रही है वहाँ से, और ये भी आपका सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग में पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं, तो ये नहीं पढ़ना है आपको। छोटा नागपुर पठार में तीव्र ढाल स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। यह एक अग्र गंभीर है, काफ़ी कठिन लिखा हुआ है। इन छोटा नागपुर प्लेटू स्लोप्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टीप स्क्रैप्स, ठीक है, हेंस इज ए फ्रंटल प्लेटू। तो फ्रंटल प्लेटू क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्टीप स्क्रैप्स पाए जाते हैं, यानी कि काफ़ी ढाल वाली, तीव्र ढाल वाली मतलब गहराइयाँ पाई जाती हैं। ऐसे समझ लो कि तीव्र ढाल है प्लेटू से उतरते समय। मध्य उच्च भूमि में बहने वाली नदियों में चंबल आती है, सिंध, बेतवा तथा केन आती है। सारी की सारी यमुना की सहायक नदियों को आप देख रहे हैं, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। कि स्टार्ट हो रहा है आपका, जैसे यमुना कैसे बहती है, मान लो ऐसे गंगा भाई, तो यमुना ऐसे ऐसे बहती है और फिर जाकर प्रयाग में मिलती है। तो इसमें ही सारी नदियाँ ऐसे ऐसे मिल रही हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, कि दक्षिण और पश्चिम से इस इलाके से शुरू की और उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए जा रही हैं, जैसा कि फोटो बना हुआ है, ठीक है। तो CSBK इसमें जाकर के मिलती है, CSBK, ठीक है ना। तो सी से हो गया आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ऐसे ही जाकर के मिलती है, ठीक है। जब रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर मालवा का पठार पर हम लोग आते हैं। तो मालवा का पठार आप देख ही रहे हो, तो 530 किलोमीटर लंबा है। सब लंबाई चौड़ाई नहीं जाननी है, 530 लंबा है, 390 चौड़ा है, छोड़ दीजिए इस बात को। सीधे जानना है कि इसकी उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है। तो पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार के द्वारा निर्धारित हो रही है, और पश्चिमी और उत्तरी मैंने आपको बता दिया कि उत्तर में आपका अरावली पर्वत है, और पश्चिम में अगर आप देखोगे दक्षिण में अगर आप देखोगे तो विंध्य सीमा पड़ती है, ठीक। तो मालवा का पठार है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर आपका अरावली पड़ रहा है, और दक्षिण सीमा आपकी यहाँ पर क्या पड़ रही है? तो विंध्य श्रेणी पड़ रही है, ठीक। और बघेलखंड का भी एरिया क्या बोल रहा है? बुंदेलखंड का एरिया कहाँ पड़ता है इसमें? पूर्वी सीमा जो है इसकी बुंदेलखंड के एरिया के द्वारा निर्धारित होती है। तो देखो यूपी का ये जो यूपी है, इस पर ध्यान दीजिए, एक सेकंड, ठीक। तो मालवा का पठार क्या है? तो यही जो एरिया है, यही तो मैंने अभी बताया बुंदेलखंड, तो यही एरिया है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें इससे क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। बात आती है कि दक्कन का जो पठार है वो त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्कन ट्रैप जैसा मैंने बताया भी होगा, इसमें देखिए ये लगभग त्रिभुजाकार ही आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये लगभग त्रिभुजाकार जो है भाग में फैला हुआ है, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यानी कि इसके उत्तर में क्या बहती है? नर्मदा बहती है, ठीक है। और सतपुड़ा की श्रृंखला भी इसके उत्तर में ही पड़ती है, जबकि महादेव, कैमूर, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। तो कुछ ऐसे बनाइए, ठीक। यहाँ पर नर्मदा बहाइए, ठीक है। तथा इसके पूर्व में क्या क्या है? तो इसके पूर्व में महादेव, कैमूर और मैकाल, ठीक है, ये तीनों रेंज इसके पूर्व में पड़ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। नर्मदा पड़ेगी और यहीं पर सतपुड़ा पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से बना करके भी आगे ले जाई जा सकती हैं। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं कि दक्कन ट्रैप जो है वो काली मिट्टी यहाँ पर पाई जा रही है, जिसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के अपक्षय अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। यानी कि पहले बेसाल्टिक लावा रहा होगा, जब उसका अपर्दन हो गया तो काली मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। काली मिट्टी क्या होती है कि पानी की ज़रूरत होती है उसको, नहीं तो फिर उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। बहुत बार आपने ऐसे फोटोज़ देखे होंगे, वो काली मिट्टी के ही क्रैक होते हैं।
अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक खंडित और अपर्दित पहाड़ियाँ, मैंने बताया भी कि अरावली के पहाड़ में जो है रेसिडुअल माउंटेन है, काफ़ी वर्ष पहले हिमालय से भी ऊपर हुआ करता था, और तो प्री कैम्ब्रियन में ही अरावली बनी थी और काफ़ी इरोड होकर के, ठीक है, वो इस स्थिति में पहुंची है, तो रेसिडुअल माउंटेन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो खंडित और अपर्दित भी बहुत ज़्यादा है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तरी कचारी पठार के नाम से भी जानते हैं। तो जब मैंने मेघालय पठार के बारे में इसमें दिखाया है आपको कि ये मेघालय का पठार है, तो इसको मैंने बोला है कि कार्बी एंगलोंग पठार भी इसको कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे देख रहे हैं इसमें कि भ्रंशन के कारण यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। तो यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया ड्रिफ्ट बनी है। ड्रिफ्ट के कारण जो है, तो यहाँ पर बेसिकली मालदा गैप पड़ता है। ऐसे समझो कि एक सेकेंड समझिए कि कार्बी एंगलोंग का पठार पड़ा, ठीक है, यहाँ पर मालदा गैप पड़ गया, ठीक है। इसी कारण ये प्रायद्वीपीय भाग से क्या हो गई, अलग हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि मालदा गैप मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को, मालदा गैप जो है वो मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। यानी कि जो छोटा नागपुर पठार यहाँ पर फैला हुआ है, इसके बाद मालदा गैप पड़ेगा आपका, ठीक है। मालदा गैप एक तरह से समझ लो वेस्ट बंगाल के एरिया में पड़ेगा। फिर यहाँ पर आएगा आपका बांग्लादेश, और फिर यहाँ पर कार्बी एंगलोंग पठार, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है। तो समझ लो यही जो आपका मालदा गैप है, इन छोटा नागपुर पठार और इसको अलग करता है, ठीक है। इसमें 3 पहाड़ियाँ भी हैं जिसको मैंने मैपिंग में दिखा दिया है, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है, जो बांग्लादेश के हाथ के ऊपर है, जस्ट मेघालय में, ठीक है। भुवन पहाड़ियाँ मिजोरम हिल्स का हिस्सा है। तो मिजो हिल्स यानी कि सबसे नीचे का जो पोर्शन है, जब इसमें जाओगे तो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ठीक, ये बांग्लादेश हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ठीक। ये वाला जो एरिया है ये मिजोरम का एरिया है। तो यहीं पर पाई जाती हैं भुवन पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, तटीय क्षेत्र को देखते हैं। भारत का तटीय क्षेत्र टोटल 7,516 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड, 7,516 किलोमीटर में फैला हुआ है, और भारत 3 ओर से समुद्र में घिरा है, इसीलिए उसको पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। तट रेखा पूर्व में देखते हो तो बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य, अब तो 8 राज्य हो चुके हैं, नहीं अच्छा 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश इस पे स्थित है, ठीक है। तो राज्यों का नाम सुनिए, गुजरात स्थित है, महाराष्ट्र स्थित है, गोवा स्थित है, कर्नाटक स्थित है, केरल स्थित है, तमिलनाडु स्थित है, आंध्र प्रदेश स्थित है। तेलंगाना अंदर के भाग से कटा है, तो तेलंगाना को लेकर के कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तेलंगाना अंदर से कटा हुआ है, उसकी बाउंड्री जो है आपका सागर से नहीं लगती है। फिर है उड़ीसा, फिर है पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली और दमन दीव और लक्षद्वीप। इस तरह से टोटल 9 और जो है 4 पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये लेकर के 13 भाग जो है राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मिला करके वो आपके सी लाइन से या शोर लाइन से लगते हैं, ठीक है। 26 जनवरी 2020 से दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक ही कर दिया गया था। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस जानना है ऐसे हल्का फुल्का। मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5,422 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2,094 किलोमीटर। यानी कि भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है, तो 5,422.6 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि से दूर जो तट की लंबाई है वो 2,094 किलोमीटर है। गोवा राज्य जो है सबसे ज़्यादा सबसे लंबी रेखा जो है शेयर करता है आपका किसके साथ, वाटर बॉडी के साथ, यानी कि जो अरेबियन सी है उसके साथ, या टोटल मिला करके वाटर बॉडी के साथ। और सबसे छोटी रेखा कौन शेयर करता है, तो गोवा। एक बार फोटो में भी देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है, चलते चलते यहाँ जाता है अंदर, फिर यहाँ से बाहर आता है, और फिर यहाँ से फिर अंदर जाता है और यहाँ तक, ठीक। तो अगर इसको स्ट्रेच करोगे तो काफ़ी लंबा इस तरह से टोटल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर इसी मैप में देखोगे आप गोवा का, ठीक है, तो गोवा तो खैर इसमें दिखा ही नहीं रहे हैं, छोटा सा यहाँ पर गोवा दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इतना बड़ा गोवा का है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हम लोग देख रहे हैं। अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसको हम लोग अलग से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी तट को देख ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा स्किप किया है, वो पोर्शन हम लोग अलग से देखेंगे। भू आकृति का अगर आधार माना जाए तो तटीय मैदानों को 3 भाग में बांटते हैं। एक तो गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात तटीय मैदान गुजरात और दादर नगर हवेली और दमन दीव के क्षेत्रों में विस्तृत है।
साबरमती, माही नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। जलोढ़ निरपेक्ष मतलब होता है अलूवियल सॉइल, जो भी नई नई आपकी मिट्टियाँ बनी होती है ना, जिसमें आपका आता है खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, दोनों ही आता है, जिसको बोलते हैं जलोढ़। अब नवीन जलोढ़ में आती है खादर मिट्टी और पुरानी जलोढ़ में आती है बांगर मिट्टी। इसके दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप स्थित है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, मध्य भाग को कर्नाटिक तट कहते हैं या कनारा तट कहते हैं, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। इसका फोटो हम लोग देख लिया है, जब एक दिन मैपिंग की क्लास हुई थी, दो लेक्चर पहले देखोगे तो उसमें मिल जाएगी। कनारा तट गोवा से मंगलुरु तक, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टाओं द्वारा निर्मित है। यानी कि भारत को अगर ऐसे बनाओगे, ठीक है, तो जो कह रहा है जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये वाले तट के मैदान है, इसमें कई सारी नदियां हैं आपका, ठीक है, इसकी बातें कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी आपका उड़ीसा के साइड में, गोदावरी नीचे और कृष्णा उसके नीचे, और फिर कावेरी नदी के डेल्टाओं से ये सारी भूमि निर्मित है। इस कारण ये जो क्षेत्र है उपजाऊ है। इसमें महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार कहते हैं, ठीक है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु, कृष्णा नदी का जो डेल्टा है उसका नाम है फाल्स डीबी बिंदु, वहां से स्टार्ट होता है और तमिलनाडु के केप कैमोरिन तक जाता है। कोरोमंडल तट कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। ये भी मैंने उस दिन बताया था कि कोरोमंडल तट जो है वो कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में आता है। महानदी डेल्टा का जो मैदान है वो ऊपर की ओर उत्कल कहलाता है, आपका उड़ीसा का क्षेत्र जो पड़ता है। भारत के पश्चिमी तट पर प्रमुख बंदरगाहों का नाम अगर देखा जाए तो इसको भी अलग से करेंगे, लेकिन आज पढ़ लेते हैं कि मुंबई, कांडला, मुर्मुगांव, जवाहरलाल नेहरू यानी कि जिसको बोलते हैं न्यावा शेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट न्यावा शेवा, ठीक है, जंजीरा, उडुपी, कोचीन और न्यू मैंगलोर, ये सारे के सारे पश्चिमी तट पर स्थित आपके बंदरगाह हैं। इनका नाम याद रखना होता है क्योंकि डायरेक्टली ये प्रश्न पूछता है कि पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह स्थित हैं। और पूर्वी तट पर जो हैं वो हैं आपके आंध्र प्रदेश, हल्दिया, विशाखापत्तनम, पारादीप, एन्नौर तमिलनाडु में पड़ता है, तूतीकोरिन आपका ये भी तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। द्वीप समूहों की बात की जाए तो इसको भी कल मैपिंग के माध्यम से देख लेंगे। कल की पूरी क्लास केवल मैपिंग को डेडिकेटेड रहेगी। बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप आते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में मुख्यतः अंडमान और निकोबार द्वीप आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं, यानी कि अंडमान का पोर्शन निकोबार के पोर्शन से जो है वो 10 डिग्री के चैनल के द्वारा अलग होता है, या 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कह सकते हो। इस चैनल की जो चौड़ाई है 150 किलोमीटर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी में आते हैं। सर्वोच्च शिखर इसका सैडल पीक है। सैडल पीक की ऊंचाई जो है 732 मीटर है, जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप के दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है माउंट थुलियर, जो कि 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप आते हैं, जिनमें से 38 स्थायी रूप से आवासित हैं। निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप आते हैं, जिसमें से 10 आवासित हैं। बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नाम याद रखेंगे बैरन आइलैंड, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार हुआ था 1787 में। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है, जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि डॉर्मेंट वोल्केनो है, ठीक है। ये प्रसुप्त यानी कि डॉर्मेंट वोल्केनो है। अंडमान द्वीप की जो उत्पत्ति है वो तृतीयक पर्वतीय श्रेणी यानी कि अराकानयोमा के विस्तार से हुई है। अब अराकानयोमा क्या है कि ऐसे आपका हिमालय फैलता है, यहाँ से मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद छोटी छोटी चोटियों के साथ ये म्यांमार के पास अराकानयोमा के क्षेत्र में आता है, ठीक है। जब भारत बर्मा युद्ध हुआ था अंग्रेजों के टाइम में, तो अराकानयोमा जो है भारत के पास था, ठीक। लेकिन ठीक है, अभी वर्तमान में ये हम लोग को ये बात करनी है कि अराकानयोमा से फिर नीचे आप आओगे तो सेम अंडमान और निकोबार ऐसे ऐसे ये इसी के पार्ट है। अराकानयोमा यानी कि हिमालय के ही पार्ट रहे होंगे और टूट करके अलग हुए हैं, ठीक है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल द्वीप इसकी प्रमुख चट्टानें हैं अराकानयोमा की। दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडूर समुद्री जैवमंडल प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ वृहत्काय रॉबर केकड़े यानी कि जायंट रॉबर क्रैब के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो तात्कालीन खबर रही होगी जिस पर क्वेश्चन पूछ लिया, इसीलिए ये इसमें शामिल कर लिया गया है। तो नाम याद रख लिए, द बांडूर मरीन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन द साउथ अंडमान एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड इज वर्ल्ड फेमस फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेयर जायंट रॉबर क्रैब, ठीक है।
और बात करेंगे भारत के पूर्वी तट पर, तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र यानी कि SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर यहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। तो कल ये सब कुछ देख लेंगे, जितना भी पॉइंट पढ़ाया है, जो भी आज कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेक्चर बोर लग रहा होगा, थियरी पढ़ा रहे हैं सर, कल इतना ठीक से क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा आपको पूरा। कहेंगे आप तो हिमालय से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, आज कमेंट कर दीजिएगा, तो हिमालय से ही स्टार्ट करूंगा, बीच के सारे पहाड़ पढ़ा दूंगा, नॉर्थ ईस्ट का सब पढ़ा दूंगा, साउथ में जितना हमने अभी आपके वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे, यानी कि जो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पे जो पहाड़ियाँ देखी हैं वो सब फिर से देख लेंगे। अंडमान निकोबार को अलग अलग पढ़ लेंगे, कितनी पीक्स कौन सी पाई जाती हैं, सैडल पीक कहाँ पर है, ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ लेंगे। नारकोंडम कहाँ स्थित है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो रामेश्वरम का पॉइंट पड़ता है, धनुषकोडी जो आपको बता रहा है, ये सारा ही क्षेत्र, कहाँ पर पंबन आइलैंड पड़ता है, कहाँ धनुषकोडी पड़ता है, ठीक है, उसको घोष सिटी क्यों कहते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। सुनामी के समय क्या हुआ, किस तरह से जो है रामेश्वरम वाला हिस्सा जो था, उसके बाद जो धनुषकोडी पड़ता है किस तरह से बह गया, ये सब कुछ हम लोग आपको उस समय देखेंगे। अब एक चीज़ और आती है, महत्वपूर्ण जल संधियां और स्ट्रेट आती है। जैसे 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, आप ही को याद करना है। 8 mm ऐसे याद कर लो, 8 mm याद करना है, ठीक है। 8 mm क्या होता है, जैसे 8 mm की गोली होती है ना, तो हर पिस्टल में अलग अलग गोलियां लगती है, तो ऐसे याद कर लो 8 mm पहला। दूसरा 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, तो 8 ml याद कर लो। 8 mm की गोली लगेगी तो 8 ml खून निकलेगा, ऐसे याद करो। 9 ml, ओहो सॉरी 9 ml, ठीक है। 10 डिग्री आपको पता है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं होगी आई थिंक, ठीक है। डंकन पास लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, लिटिल और साउथ अंडमान में डंकन पास है, ठीक है ना। तो DLS याद कर सकते हो या LSD याद कर सकते हो, जो भी आपको याद करना हो, जिस तरीके से याद हो पाए, ठीक है। कोको चैनल होता है म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में, इसको मैपिंग के माध्यम से याद करो। पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी आप लोग देख चुके हो, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो 8 mm और 9 ml ऐसे करके दो चीज़ें याद कर सकते हैं। अरब सागर के कुछ द्वीप है, तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं। कल जो है हम लोग इसको कवर करेंगे और बाकी राज्य का एक चैप्टर बचा है, तो राज्य के चैप्टर को फिर हम लोग करने लगेंगे। तो कल मैपिंग की क्लास है, कोशिश करिएगा जो लोग भी आज क्लास देख रहे हैं वो कल की क्लास जरूर करेंगे, ठीक है, कल की क्लास स्किप नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।